हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के कई हिस्सों से प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर की दिल दहलाने वाली खबरें आई हैं। कई जगहों से बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबर आई। जयपुर में तो आमेर के किले पर बिजली गिरी और कुछ ही पल में देखते देखते 11 लोग मौत के मुंह में समा गए और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। कई इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जैसे धर्मशाला में मकान, दुकानें, घर, पुल सब कुछ सैलाब में बह गया। इसलिए कुछ दिन तक नाराज मौसम से सावधान रहने की जरूरत है। कई इलाकों में भयानक बारिश हो रही है। बिजली गिरने से, बादल फटने से, फ्लैश फ्लड से पिछले 24 घंटे में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों मकान ढह गए हैं। आज को जो मौसम है उसमें सबसे ज्यादा खतरा है बिजली गिरने का। पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कितने सारे शहर हैं जिनके नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जहां आसमान से गिरी बिजली ने लोगों की जान ले ली। बिजली गिरने की खबरें जयपुर, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कौशाम्बी, कानपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, प्रतापगढ़, वाराणसी, रायबरेली, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, अनूपपुर, बैतूल जैसे अनेक शहरों से आई। यानी कितने बड़े पैमाने पर बिजली गिरी है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहां कहां बिजली मौत बनकर गिरी है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश का मौसम है, मॉनसून सक्रिय है, एक तरफ गर्मी है, उमस है और दूसरी तरफ हवा में नमी है। यह बिजली गिरने के लिए सबसे मुफीद माहौल होता है, इसलिए सावधान रहिए। हादसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आसमान से बिजली कभी भी गिर सकती है और इसमें किसी की गलती नहीं है, यह मौसम का कहर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस आसमानी आफत से आप कैसे बच सकते हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना है। मैंने इसके बारे में एक्सपर्ट से बात की है, वो आपको आसमानी बिजली से बचने के तरीके बताएंगे। लेकिन पहले उन शहरों का हाल मैं आपको दिखाता हूं जहां आज बिजली गिरी। बिजली गिरने से सबसे बड़ा हादसा जयपुर में हुआ। आमेर फोर्ट के बुर्ज पर बिजली गिरी और एक ही पल में 11 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। हालांकि राजस्थान में जयपुर के अलावा कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर समेत कई इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। कुल 22 लोगों की मौत हो गई, इनमें 9 बच्चे शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक हादसा जयपुर में हुआ। जयपुर में वर्ल्ड फेमस फोर्ट है आमेर का किला, जिसका जिक्र मैंने किया। मौसम अच्छा था, लोग घूम निकले, घरों से बाहर निकले, वीकेंड था, इसलिए भीड़ भी थी। जो लोग आमेर के किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर थे वो आसमानी बिजली का शिकार हो गए। एक तो ये लोग ऊंचाई पर थे और ये आमेर का किला काफी ऊंचा है। ऊंचाई पर बिजली गिरने का खतरा वैसे ही ज्यादा होता है। ऊपर से ये लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले रहे थे, फोन ऑन था, बस यही गलती हो गई। सेल्फी जानलेवा साबित हुई। बिजली लोगों के ऊपर गिरी और अब वहां सिर्फ मौत के निशान बाकी हैं। जयपुर के आमेर महल के ठीक सामने वॉच टावर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस वक्त आकाशीय बिजली गिरी थी उस वक्त क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगाइए। देखिए यहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थे सेल्फी वगैरह ले रहे थे, घूमने आ रहे थे, यहीं पर जब बिजली गिरी तब तड़प कर उनकी यहीं पर मौत हो गई। इस मौके पर जो लोग मौजूद थे देखिए उनके जूते चप्पल यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। यहाँ पर खून के धब्बे पूरे लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमूमन वीकेंड डेज पर इस जगह पर तमाम लोग आते हैं और देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है।
सामने आमेर महल है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। मौसम खुशनुमा था, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए, सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं था कि प्रकृति की जब मार होगी तो उस वक्त वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह मंजर होता है। इसी जगह पर बिजली गिरी और इस दीवार पर उसके निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। आप देखिए, ये बता रहे हैं कि जो SDRF के लोग की ये दीवार है, इस पर बिजली गिरी और यहाँ पर जितने भी लोग थे, मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौत हो गई, तमाम लोग घायल हो गए। बगल में पहाड़ी इलाके हैं, जो पूरा यहाँ पर जंगल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर छिटक के कुछ लोग गिरे। SDRF के यहाँ पर जो लोग हैं वो उन लोगों को यहाँ से, घायलों को यहाँ से उठाया और उसके बाद अस्पताल लेकर गए। रात को 12:30-1 बजे तक के रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद घायलों को यहाँ से SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। रात को करीबन 8-10 डेड बॉडी थी। उनको नीचे उतारा हमने। कहाँ गिरी, हमें एक बार आप दिखाइए वो दीवार पर। ये है, ये निशान, ये पत्थर का निशान है ना, ये ताजा चूना है सर। हाँ, ये निशान रहा। उस वक्त यहाँ पर कितने लोग खड़े होंगे, कुछ अंदाजा था? उस टाइम तो सर वो जैसे ये लमसम 10-12 के आसपास इतना ही था। आमेर फोर्ट की तस्वीरें देखकर, मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट देखकर ये समझ आ जाता है कि इस तरह के मौसम में क्या नहीं करना है, कहां नहीं जाना है। आमेर फोर्ट के चारों तरफ घना जंगल है। पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के बीच ये वॉच टावर बना है। नजारा अच्छा है, लेकिन इस तरह के मौसम में यह खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह है कि आसमान से गिरने वाली बिजली सबसे ऊंची जगह पर ही गिरती है। जो सबसे ऊंचा कंडक्टर पॉइंट होता है, जो बिजली को मिलता है, बिजली उसी के ऊपर गिरेगी। तो एक वजह तो यह थी कि आमेर फोर्ट के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बिजली गिरने की। बिजली फोर्ट के बुर्ज पर गिरी, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी जद में इसलिए आ गए क्योंकि वो सेल्फी ले रहे थे। मोबाइल फोन को सेल्फी स्टिक में लगाकर आसमान से आफत को न्योता दे रहे थे। मोबाइल फोन उनकी जान का दुश्मन बन गया। इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का मौसम हो तो फोन का इस्तेमाल न करें, खुले आसमान के नीचे तो कतई न करें। अब सवाल है कि अगर कोई बिजली की चपेट में आ जाए तो क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी को पे बिजली गिरती है तो उसके शरीर का ग्लूकोज आयनाइज हो जाता है, व्यक्ति की शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है, हार्ट शॉक में आ जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है या बहुत बहुत स्लो हो जाती है, सांसें उखड़ने लगती हैं। ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति को CPR देना चाहिए, उसको आर्टिफिशियल तरीके से सांस देनी चाहिए जिससे उसका दिल फिर से काम करने लगे। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हों तो हथेलियों को रगड़ना चाहिए। आमेर के किले में जब बिजली गिरने के बाद चीख पुकार मची तो सबसे पहले लोकल लोग वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस और SDRF की टीमें पहुंची। रात के वक्त वॉच टावर पर काफी अंधेरा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। कई लोग जो आसमान से गिरी बिजली की सीधी चपेट में आए थे वो बेहोश हो गए थे। बहुत सारे लोग बुर्ज से खाई में गिर गए थे। उस वक्त जो लोग बुर्ज पर थे उनमें से एक साहिल भी था। साहिल ने CPR देकर अपने दोस्तों को बचाया और फोन करके पुलिस को बुलाया। लेकिन दुख की बात है कि जब साहिल दूसरों की मदद कर रहा था, उसी वक्त दोबारा बिजली गिरी और इस बार साहिल भी उसकी चपेट में आ गया। वो बेहोश हुआ और फिलहाल हॉस्पिटल में है। बिजली गिरी थी बहुत खतरनाक तरीके से, सब लोग क्षतिग्रस्त हो गए थे, सब परेशान हो गए थे। मेरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसको सांस नहीं आती थी, शादाब नाम है उसका। फिर वो थोड़ी देर टाइम बाद हमने उसको CPR दिया, माउथ टू माउथ सांस दी, उसकी वजह से सही हो गया। वो वहाँ पर आग लगाई, इसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, नीली आग लगाने की वजह से सही करा उसको, वो ठीक हो चुका था। ऊपर हमने आवाज़ दी हेल्प के लिए, लोग बाग आए नहीं, लेकिन तब ऊपर जाके देखा मैंने, मेरे तीनों दोस्त थे जो भाई, वो सब नीचे थे, मैं अकेला ऊपर गया था। पहले ऊपर जाके देखा तो एक दीदी मर चुकी थी वहाँ, एक दीदी परेशान हो गई थी, उनको भी सांस नहीं आ रही थी। वो भैया जो साथ थे वो घबरा गए थे इतना मरने की वजह से, दीदी की दूसरी, और उनको वो घबरा गए तो फिर उनको बोला CPR दो, भैया ने CPR दिया तो दीदी थोड़ी होश में आ गई। बाकी एक बच्चा था 6-5 साल का, वो बोल रहा था मेरे पापा को फ़ोन कर दो,
मैं फ़ोन करता इतनी देर में हाथों हाथ दूसरा झटका लगा, इतना तेज़ था वो कि मेरे जो भाई बेटे थे 3 नीचे गुफा के अंदर जिनको छुपा कर आया था मैं, वो तक बेहोश हो गए जब मैं नीचे आया। मैं नहीं हुआ बस, लेकिन बेहोश पता नहीं किस तरीके से, मैं नहीं जानता। मैं होश में था, मैंने फ़ोन करा, सब कुछ हुआ। मैं फिर बाद में बेहोश हो गया क्योंकि मेरे भाई को सांस नहीं आ रही, मैंने सोचा वो मर गया। वो आईसीयू में भर्ती है। कितने लोगों को आपने CPR दी? 1 2 3 4 लोगों को। 3 तो मेरे दोस्त ही इनको दी थी, और ऊपर मेरे दीदी को नहीं दी, दीदी को भैया ने दी थी, मैंने उनको बताया था बस। आपको कैसे पता चला CPR के बारे में? मूवी में देखा था एक बार। आमेर के पास वॉच टावर में 2 बार बिजली गिरी। पहली बार बिजली गिरने पर कुछ लोग घायल हुए, लेकिन जब दूसरी बार बिजली गिरी तो नुकसान ज्यादा हुआ। बिजली गिरने की घटना को इजहार ने देखा। इस लड़के ने अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ वॉच टावर पर जाने का फैसला किया था। इजहार ने बताया कि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और अब क्या करें, क्योंकि चारों तरफ लोग चीख रहे थे, लोग बेहोश थे, कुछ लोग मर गए थे। मैं गया था वहाँ पर, फ्रेंड का फ़ोन आया था। जब गया मैं वहाँ पे तो मेरे को ऊपर बुलाया था, तो मैं ऊपर चला गया वहाँ पे उनके पास, सबके पास। तो सब ऊपर खड़े थे। टाइम हुआ था 7:04 पर फ़ोन में टाइम देखा था और फ़ोन जेब में रखा था। फ़ोन जेब में रखते ऐसी बिजली करके कि सब बेहोश हो गए। फिर मुझे, मेरे फ्रेंड को, भाई को, छोटे वाले को, तीनों को होश आया। मेरे हाथ जो थे भाई की टांगों पे थे, वो आधा लटका हुआ था। उसको खींचा तो वो उठ गया था। उठने के बाद फ्रेंड उठा, फ्रेंड उठ के फिर हम तीनों जने जो थे सबको नीचे ला रहे थे। नीचे लाते लाते सबको लिया। फिर एक फ्रेंड बचा था हमारा ऊपर ही, तब उसको ले जा रहे, फिर दोबारा बिजली कड़की। जब हमारी बिजली कड़की ना तीनों पे, तो हम तीनों बेहोश हो गए। फिर 2 घंटे में मुझे होश आया, छोटे वाले भाई को आया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और एक हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, तो मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनको फ़ोन किया। थोड़ा सा हाथ नॉर्मल हुआ मेरा, हाथ फ़ोन निकाला मैंने। फ़ोन निकाल के जब फ़ोन करा तो उन्होंने 40-50 लड़के वहाँ भेजे और पुलिस वाले आए वहाँ पर, फिर वो हेल्प करे। वहाँ पर 10 जने को तो हमने नीचे उतार लिया था, और एक जनी ऊपर लेटा हुआ ही था, और 3-4 बच्चे थे, और 2-3 वहाँ पे क्या कपल्स भी आए हुए थे। कपल्स भी थे, और सामने जो थे ना 20-25 बंदे सामने भी थे। मैं और छोटा भाई होश में था, बाकी सब बेहोश थे। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। इन लड़कों की किस्मत अच्छी थी कि जो बच गए, लेकिन ये मौत का मंजर अपनी आंखों से देख कर आए हैं। वहां बिजली सेल्फी पॉइंट पर गिरी। अब सेल्फी पॉइंट बना है तो लोग सेल्फी लेंगे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि बारिश के मौसम में यह खतरनाक हो सकता है। आसमान से बिजली जमीन की तरफ आती है और रास्ते में उसी चीज को टारगेट करती है जो गुड कंडक्टर हो, और पहाड़ की चोटी पर सेल्फी स्टिक से बेहतर कंडक्टर और क्या होगा। और ऊपर से उसमें फोन होता है जिसमें बैटरी है, चार्जर है, तो बिजली के लिए एक इन्विटेशन बन जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सेल्फी स्टिक से ही खतरा है। खतरा तो तब भी हो सकता है जब आप खुले आसमान के नीचे बारिश की फुहारों का मजा ले रहे हों या खेतों में काम कर रहे हों। उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। 16 से ज्यादा जिलों में बिजली गिरी, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये लोग सेल्फी नहीं ले रहे थे, कोई बारिश से बचने के लिए छाता लेकर जा रहा था, कोई पेड़ के नीचे खड़ा था, और कोई खेत में काम कर रहा था। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में 18 लोगों की जान गई है। प्रयागराज में 14 लोगों की मौत हुई है। कौशाम्बी में 4, आगरा में 3, उन्नाव में 2, प्रतापगढ़, वाराणसी और रायबरेली में एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने से हुई है। बिजली गिरने से 250 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। कानपुर देहात वो इलाका है जहां पर 5 लोगों की मौत हुई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ज्यादातर लोग खेतों में काम करने गए थे, कुछ लोग जानवरों को चराने जंगल में गए थे, और ये उनका रोजाना का काम है। अचानक बारिश होने लगी, लोग बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ पर बिजली गिरी, इसके नीचे खड़े लोग झुलस गए। एक बच्चे की बात आपको सुनाता हूँ। ये बच्चा हॉस्पिटल में है और इसके चाचा की मौत हो गई।
पेड़ के नीचे ठाड़ा थे, बिजली गिर गई। फिर क्या हुआ, कैसे अचानक कैसे गिर गई, क्या हुआ एकदम से? क्या क्या कर रहे थे वहाँ पे? ठाड़ा थे ने पानी हो तो हमने को ये तरह बच जाए। चाचा हमारे थे भी तो ठीक पर खत्म है, हम एक लन गिरेंगे। बिजली की चपेट में आने से एक हादसे में 34 बकरियां मर गई। ये किसान की थी, वो अपनी बकरियां चराए गांव के पास जंगल में गया था। अचानक बारिश होने लगी तो बकरियां बारिश से बचने के लिए भागकर पेड़ के नीचे पहुंच गईं। पेड़ पर बिजली गिरी और सारी बकरियां एक साथ मारी गईं। पानी बहुत तेज हुआ, बिजली बहुत तेज खड़क रही थी, तो ये वो उस खेत में चल रही थी बकरियां। तो बकरियां छाया में स्वाभाविक है भगती हैं, तो वो पेड़ के नीचे आ गई। ये मौके पे वहीं रह गए, छतरी लिए बैठे रहे। ये इनके पास थी छतरी, ये चरा रहे थे, सारे भाइयों की बकरियां यही चराने आए थे। और ये बकरियां जब तक वो बिजली तेज गिरी तो इनकी आंखें हो गई बंद, और जैसे ही वो गिरी और तुरंत बकरियां हो गई खत्म। और जैसे ही खत्म हुई तो ये जब इनकी आंखें खुली, ये बकरियों के पास आए तो देखा कि सारी बकरियां मरी पड़ी थी। ये रोते हुए घर पहुंचे। कानपुर की तरह प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। बच्चे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। बिजली गिरी और 2 पल में ही पेड़ के नीचे कई लाशें बिछ गई। यहां जितनी भी मौतें हुई सब में एक बात कॉमन थी। बारिश से बचने के लिए जिसने पेड़ की शरण ली वो आसमान से गिरी बिजली का शिकार हो गया। तो इससे एक बात साफ है, बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे खड़ा होना ज्यादा खतरनाक है। बिजली की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। असल में बारिश के कारण पेड़ गीले होते हैं, आसपास के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में ऊंचे होते हैं, इसलिए आसमान से बिजली के लिए धरती तक पहुंचने के लिए ये कंडक्टर का काम करते हैं। इसलिए खुले मैदानों में, खेतों में बिजली सबसे पहले पेड़ पर गिरती है, और पेड़ के नीचे कोई खड़ा है तो बिजली उसके शरीर की तरफ डाइवर्ट हो सकती है, ह्यूमन बॉडी के पास आ जाती है। इसे साइड फ्लैश कहते हैं। आकाशीय बिजली से होने वाली मौत में सबसे ज्यादा मौतें इसी तरह होती हैं। करीब 78% लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। दूसरी स्थिति यह होती है कि अगर बिजली पेड़ से सीधे इंसान के शरीर में ना आए और सीधे जमीन में चली जाए तो भी पेड़ के नीचे खड़े इंसान को नुकसान हो सकता है। और इसकी वजह यह है कि आसमानी बिजली में 1000 एम्पीयर तक करंट होता है, लाखों वोल्ट की पावर होती है। इससे जब बिजली पेड़ के जरिए धरती में जाती है तो आसपास कई मीटर के दायरे को चार्ज कर देती है, और उस दायरे में कोई इंसान है तो उसे भी बिजली का जबरदस्त झटका लगता है, और यह झटका किसी इंसान की मौत के लिए काफी होता है। पेड़ के नीचे खड़े लोग कैसे आसमान से गिरी बिजली का शिकार होते हैं, इसका एक और सबूत आपको दिखाता हूं। घटना इसी साल 12 मार्च की है। गुरुग्राम में बिजली गिरी थी। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। दरअसल गुरुग्राम की वाटिका सिग्नेचर विला सोसाइटी में काम करने वाले लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिरी और पेड़ के नीचे खड़े लोग उसकी चपेट में आ गए। बिजली गिरने से मरने वालों में सबसे ज्यादा किसान होते हैं, खेती और मजदूर होते हैं। बिजली गिरने के कारण सबसे ज्यादा मौतें खेतों में काम करने वाले मजदूरों की होती हैं। यूपी और राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी आसमान से गिरी बिजली से कई घटनाएं हुई। 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। शिवपुरी में 3, ग्वालियर, श्योपुर और रीवा जिले में बिजली गिरने से 2-2 लोगों की मौत हुई है। शिवपुरी जिले की 3 अलग अलग तहसीलों में बिजली गिरी, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। शिवपुरी की करैरा तहसील में कुछ बच्चे पहाड़ी पर बकरियां चराने गए थे। मौसम खराब हुआ तो कुछ बच्चे चट्टानों के पीछे जाकर बैठ गए, लेकिन खुले आसमान के नीचे बकरियों के साथ जो रहा वहां बिजली गिरी और शुभम नाम के लड़के की मौत हो गई। उसकी 11 बकरियां भी मर गईं। कई बार आसमान से जो बिजली गिरती है वो खुले मैदान में खड़े लोगों और जानवरों पर भी गिर जाती है।
अगर दूर दूर तक कोई ऊंचा पेड़ ना हो तो बिजली सबसे ऊंचे ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, क्योंकि खुले मैदान में आदमी या जानवर सबसे ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए बिजली इन पर गिर सकती है। इस तरह बिजली गिरने की घटना को डायरेक्ट स्ट्राइक कहते हैं। बिजली से जो मौत होती है उसमें डायरेक्ट स्ट्राइक की संख्या करीब 22% है। समझने की बात यह कि आसमान से गिरने वाली बिजली को एक गुड कंडक्टर चाहिए जिससे गुजरकर वो जमीन में चली जाए। अगर बिजली किसी ऊंची पेड़ पर गिरे या उसके आसपास कोई लोहे की तार लगी हो और उस तार के करीब कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बिजली का शिकार बन सकता है। लोहे की तार के जरिए बिजली उस इंसान तक पहुंच सकती है और उससे नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की बिजली की जो घटना होती है उसे कंडक्शन कहते हैं। जब दो तरह के बादल आपस में टकराते हैं, जो बहुत कोल्ड होते हैं और ड्राई के साथ में होते हैं, टकराते हैं तो उनमें डिस्चार्ज पैदा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज वो कई बार नीचे की तरफ आता है और नीचे जो जान माल या जो भी लोग हैं उनको ये डैमेज करता है। तो ये जनरली जो हमारा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जिस एरिया में ड्राई एयर प्रिवेल करती है और वहाँ मानसून के क्लाउड या कोल्ड एयर के क्लाउड जाते हैं तो दोनों के टकराने से जनरली आम घटना होती है। तो कल राजस्थान में क्या हुआ, जो हमारा दौसा, कोटा एंड जो जयपुर वाला एरिया, यहाँ पहले से हमारी ड्राई वेदर प्रिवेल कर रही थी और जो मानसून के क्लाउड इस एरिया में पहुंचे तो उनके कारण कल शाम ये जयपुर के आसपास वाले एरिया में खास तौर से सीवियर लाइटनिंग, यानी कि जिसकी लाइटनिंग की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और इंटेंसिटी और काफ़ी देर तक चली, ये खास तौर से जयपुर के एरिया में रिपोर्ट की, जिससे आमेर के किले में कुछ कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई है। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिजली गिरने की ऐसी घटनाएं जून और जुलाई के महीनों में ज्यादा होती हैं, इसलिए इस मौसम में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हर साल जो है ना लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए कि जो जून महीना होता है, जो जुलाई महीना होता है, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर आता है और इसमें थोड़ा टेम्परेचर भी हाई रहता है ना। जैसे अभी 3-4 दिन पहले टेम्परेचर 40-41 था, राजस्थान में तो 44 था। तो जैसा अचानक मॉइस्चर आया तो जो हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, कन्वेक्टिव जो है ना, जो काला सा बादल डेवलप होगा एकदम भयानक, तो आदमी देख के भी पता चलेगा कि ये जो बादल है और ये शुरू हो गया जो है ना लाइटनिंग, सो वो कहीं शेड है, कहीं घर है, इनक्लोज हाउस है, उसी के अंदर रहना चाहिए, कार के अंदर रहना चाहिए, गेट पे टच नहीं करना है। बहुत सारा उसमें एडवाइजरी है एक्चुअली। जब आप ऐसे बादल डेवलप होते हुए नजर आता है, यही मानसून जून जुलाई महीना में ज्यादा होता है। राजस्थान और हमारा पंजाब हरियाणा, पूरा भारत जो प्लेन एरिया है वहां होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, रूटीन लाइटनिंग में नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 1 साल के दौरान बिजली गिरने के मामले 34% बढ़े हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले कई वर्षों के मुकाबले 3.5 गुना मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पंजाब के अलावा बिहार, हरियाणा और हिमाचल का नंबर है। यहां बिजली गिरने के मामले डबल हो गए, 2 गुने हो गए। रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ती हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो आसमान से बिजली गिरने के हादसों में 12% का इजाफा होता है। इसलिए सावधानी जरूरी है। आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इस मौसम में किस किस बात का ख्याल रखना है। पहली बात, अगर बारिश के आसार हैं तो खुले में ना रहें, क्योंकि उस वक्त आप आसमानी बिजली के लिए धरती में जाने का सबसे बेहतर रास्ता बन जाते हैं। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए खुले में ना रहें। दूसरी बात, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभे के पास या किसी लैंप पोस्ट के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि बिजली गिरेगी तो उस पर गिरेगी और करंट की चपेट में आप भी आ जाएंगे। तीसरी बात, जब बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, बिजली इनकी तरफ आती है, जैसे सेल्फी स्टिक। चौथी बात, अगर आप घर में हैं तो दरवाजे या खिड़की दरवाजे टच ना करें। अगर आप खुले में हैं तो कोशिश करें किसी पक्के शेड के नीचे जाएं। अगर संभव ना हो तो धरती पर उखड़ू बैठ जाएं। इससे आप कुछ हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी के शीशे बंद कर लें और गाड़ी में बैठे रहें, लेकिन गाड़ी की छत या किसी मेटल पार्ट को न छुएं। आप सुरक्षित रहेंगे।
अब आप सोचेंगे ये कैसे पता लगेगा कि आसमान से बिजली गिर सकती है या गिरने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, इसके कुछ नेचुरल इंडिकेशन होते हैं। अगर आसमान में बिजली कड़क रही हो, ऐसे मौसम में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हो, शरीर में झुनझुनी सी, सिहरन सी महसूस करें, तो घर के अंदर चले जाइए, क्योंकि ये बिजली गिरने के संकेत हो सकते हैं। इस मौसम में खतरा सिर्फ आसमान से गिरने वाली बिजली का नहीं है, एक और मुसीबत होती है, बादल फटते हैं। आज उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगह बादल फटे, क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लैश फ्लड आ गया और पानी के रास्ते में जो आया, घर, मकान, दुकान, सामान, गाड़ियां, पुल, सड़क, सबको सैलाब बहा ले गया। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। असल में यहां कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, खासकर कांगड़ा, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पानी ने तबाही मचाई है। इन इलाकों में करीब 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हमारे संवाददाता पुनीत पुरिंजा ने बताया कि अपर धर्मशाला में तो इतना पानी बरसा कि भागसू नाग नाम के इलाके के पास एक बरसाती नाले ने अपना रास्ता बदल दिया और फिर ये पानी रिहायशी इलाकों की तरफ हो गया। रास्ते में जो आया बह गया। गाड़ियां, टू व्हीलर, सड़क पर खड़े ठेले सब पानी के बहाव में तिनकी की तरह बहते दिखाई दिए। सिर्फ कारें नहीं, बल्कि कई मकान और दुकान भी इस उफनते हुए नाले की भेंट चढ़ गए। धर्मशाला के साथ शाहपुर में भी पानी ने बर्बादी मचाई। भागसूनाग इलाके में एक सरकारी स्कूल को काफी नुकसान हुआ है। उसके पास कई होटल्स बने थे, उनका भी काफी हिस्सा पानी में बह गया। मंजी खाड़ इलाके में भी कई बिल्डिंग्स पानी के साथ बहती चली गई। बस रात की बात है कि लोगों को खतरे का एहसास हो गया था और घर से बाहर निकलने का वक्त मिल गया था, इसलिए किसी की जान नहीं गई, लेकिन न घर बचा न घर का सामान। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। चूंकि धर्मशाला से एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो वहाँ मौजूद हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा रही है। धर्मशाला एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। इसी तरह फ्लैश फ्लड्स की वजह से मंडी पठानकोट हाईवे पर बने एक ब्रिज को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोकना पड़ा, बड़ा जाम लग गया। जिन लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उनका रो रो कर बुरा हाल है और वो अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। हम तो आए थे मेरी शॉप पे, घर ऊपर कुछ नहीं, नामो निशान। कोई बात नहीं माता जी, हम आए हैं आपकी पूरी मदद। रहने के लिए कुछ भी नहीं है माता जी, आप चिंता ना करें। ये कपड़े बस पूरी उम्र ही कमाई मेरी, तो कितना करूँगा। हाँ जी, घर बह गया, मेरी गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी सब बह गया। पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था अभी। हाँ जी, 1 2 3 4 और 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली, 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए, आधे चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो लोग कहाँ से जो उनमें रहते थे वो लोगों को हमने बाहर निकाला, उनको शिफ्ट कर दिया है, आगे शिफ्ट कर दिया है। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा धर्मशाला पहुंचे हैं। रास्ता खराब था, जगह जगह रोड टूटी थी, इसलिए घटना वाली जगह पर पहुंचने में वक्त लगा। लेकिन जिस तरह की तबाही हुई, जो तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं और जो लोगों की बात सुनेंगे, तो पता चलेगा कि नुकसान किस हद तक था। लोगों का सब कुछ तहस नहस हो गया।
इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल के कांगड़ा के बगली जो जगह है जहां पर सुबह एक हादसा हुआ था। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि ये अच्छे खासा यहाँ पर बिल्डिंग्स हुआ करती थी और ये बिल्डिंग यहाँ से शुरू हो गई। ये किराने की दुकान थी जो सुबह जो सैलाब आया और इसके ठीक पीछे जो नदी बह रही है उसने ये सारा जो बिल्डिंग्स इसको तोड़ते हुए वो सब कुछ बहाते हुए सामान अपने साथ ले गई। ठीक 3 मंजिल बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है और ये यही नहीं रुकती है, ये बिल्कुल आगे तक था। क्या क्या था यहाँ पर इसकी जगह? यहाँ पे सबसे पहले वहाँ एक डॉक्टर की दुकान थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर। उसके बाद एक और डॉक्टर की दुकान थी। उसके नीचे एक ये उसका आंगनबाड़ी केंद्र था और केंद्र के साथ में एक मुर्गे की दुकान थी। मुर्गे के साथ एक शशि धीमान है, उनका घर था। घर और सब बह गया यहाँ। उसके बाद यहाँ डबल मंजिल एक बेदी टेलर है, उनका मकान था। उसके साथ में यहाँ एक चतर सिंह। कैजुअलिटी भी हुई है? कोई कैजुअलिटी तो कोई नहीं हुई है पर नुकसान बहुत सबका हुआ है। कैजुअलिटी तो अभी तक यहाँ पे कोई कैजुअलिटी निकालने का मौका नहीं लगा। नहीं किसी ने लोगों को इतना कि भाव था कि ये जो खड्ड है मांझी आर पार बह रही थी। ये 25-26 कमरे थे जी, डालने को कपड़े नहीं बचे, बेड बुड कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ रह गया जी। जो कपड़ा है बस यही है। तो ये जो आप अभी खड़े हैं तो यहाँ पर क्या था? ये यहाँ कारों का शोरूम था मेरा जी, पुरानी गाड़ियों का। पुरानी गाड़ी का। अच्छा, तो अभी क्या नीचे खतरनाक है क्योंकि नीचे तो सारा पानी चल रहा, सब कुछ खिस गया, सब कुछ गिर गया जी। अच्छा, 3 मंजिली बिल्डिंग थी मेरी, 25-26 कमरे थे, सब खत्म हो गए जी। बस यही जो लटक रहा है वही बचा जी। पैसे जेवर वगैरह सब कुछ बह गया सर। 4-5 लाख रुपया था, जेवर थे 35 तोले, वो भी खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा सर। तो कब हुआ ये हादसा? सर सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गया था। ये इतनी नदी आई कि पूछो मत, सब कुछ देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया सर। ये बिल्डिंग तो मेरी तब बची पड़ी है, लटकी पड़ी है सारी ये, लेकिन जो मेरी परली बिल्डिंग गिरी उसका जो लेंटर का छज्जा गिरा ना पानी में, उसका बाब उस साइड को चला गया तब। हाँ जी, उसके ऊपर टिकी हुई है। और रात को थोड़ी बारिश आ जाती, खड्ड आ जाती है तो फिर ये खत्म सब कुछ सर, कुछ नहीं बचेगा जी। सैलाब की वजह से हिमाचल के कांगड़ा के साथ कुल्लू और शिमला में भी नुकसान हुआ है। कुल्लू के अंदर भी कई जगहों पर मकान धंस गए, कई जगह गाड़ियां सड़क के अंदर दब गईं और इसी तरह शिमला में भी जगह जगह सड़कें टूट गई। मंडी से कुल्लू वाली रोड लैंडस्लाइड के कारण ब्लॉक्ड है। लाहौल स्पीति में भी बारिश के कारण पानी की वजह से नेशनल हाईवे 3 पर ट्रैफिक मूवमेंट को रोकना पड़ा है। घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं, लेकिन चैलेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट सीजन है। हज़ारों लोग हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं और चिंता की बात है कि मौसम बहुत ख़राब है। मौसम विभाग कह रहा है कि सावधान रहिए, खतरे का संकेत दिया है और ये बताया कि अगले 4 दिन मुश्किल से भरे हो सकते हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है। मेरे ये जो वाइट कलर है ना, ये क्लाउड जो ग्रोन हो रहा है, क्योंकि आज का ये लेटेस्ट है। सो कल का भी ऐसे ही स्थिति था। क्लाउड बहुत जल्दी बनता है और डेवलप होता है और जो ओरोग्राफी हम बोलते हैं ना, जो इसकी जो टोपोग्राफी है, अगर आप देखेंगे बहुत माउंटेन का जो स्टीप टोपोग्राफी है उसमें क्लाउड राइड करता है। राइड करके ऊपर जो थिकनेस है क्लाउड जो रहता है सो बहुत ज़्यादा हाइट तक रहता है, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो आप इमेजिन करिए 3-4 किलोमीटर से उसका बेस है और उसका एक्सटेंशन 15 किलोमीटर, कितना बड़ा मतलब लेयर है। तो वो फिर अचानक जो है ड्रॉपलेट बनता है, बहुत जोर से गिरता है। माने क्लाउड बस्ट का जो डेफिनेशन है इंटेंस रेनफॉल, मतलब बारिश होता है एकदम इंटेंस रेनफॉल, मतलब आधा घंटे में 40 मिनट में 1 घंटा में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आईएमडी का क्राइटेरिया है 1 घंटा में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है तो क्लाउड बस्ट है। अब ये देखेंगे तो हमारा जो जामू एरिया है, उत्तर पंजाब है, काफ़ी हैवी रेन चल रहा है, ठीक है ना। और आगे भी जो एचपी उत्तराखंड और भी स्पेल होगा, क्योंकि अभी भी पूर्वया है, एक्टिव मानसून कंडीशन ऐसे ही कंडीशन में होता है। आज भी काफ़ी मानसून क्लाउड बन रहा है और चांसेस रूल्ड आउट नहीं है कि हैवी रेनफॉल का। तो अभी भी क्लाउड बस्ट की आशंका बनी हुई इन इलाकों में। मैं बोल रहा हूँ कि रेनफॉल का जो टाइम है ना, 24 घंटा में अगर थोड़ा थोड़ा बरस रहा है वो नहीं देगा, बट 1 घंटे के अंदर एकदम से बरस जाना। हिमाचल से ऐसे हालात जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखने को मिले। गांदरबल, डोडा, कठुआ, सांबा जैसे कई कस्बों में भारी नुकसान हुआ। गांव के गांव बर्बाद हो गए। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि सुबह 4 बजे गांदरबल के वतलार गांव में सबसे पहले सैलाब आया। इसके बाद अंदरमान, मनीगा और
चोट वलीवार जैसे इलाकों में कई घर पानी की चपेट में आ गए। अच्छी बात यह रही कि बादल गांव के पास नहीं फटा, ऊपरी इलाकों में क्लाउड बस्ट हुआ। पानी को गांव तक आने में कुछ वक्त लगा और इस वजह से गांव वालों की जान बच गई। वक्त रहते करीब 100 घरों के लोग अपनी परिवारों के साथ बाहर निकल गए, लेकिन कुदरत ने इतना वक्त नहीं दिया कि वो अपना सामान साथ ले जाए। नतीजा ये हुआ कि जान तो बच गई, लेकिन घर नहीं बचा। अब हर जगह सिर्फ मिट्टी, पत्थर और कीचड़। इस वक्त पूरे इलाके में रोड कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश हो रही है। आर्मी और पुलिस से जवान सुबह से ही मुसीबत के मारे लोगों की मदद में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो है वो इन पत्थरों को हटाने का काम जो है यहाँ आज सुबह से ही कर रहे हैं, ताकि जो पानी ऊपर से आ रहा है, जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इस पानी को जो है इस गांव से बाहर निकाला जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी का तेज़ बहाव यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब ये क्लाउड बर्स्ट आया, लेकिन तब से प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है यहाँ पर नहीं दिखा। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ के कुछ जवान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद जो है सेना की टीम यहाँ पर पहुँची, जो लगातार रास्तों से पत्थर हटा रहे हैं। 5 बजे के आसपास सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और जो घर जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनके घर में कोई चीज़ नहीं बची है, उनके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशन जो है वो पहुँचाया गया है और साथ ही साथ खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर कर ली गई है। सेना के जवान सारे सवेरे से ही पहले से यहाँ से सबसे पहले यहाँ के सेना के जवान आ गए, और पुलिस भी उनके साथ थी। काम कर रहे हैं बराबर, अभी भी काम कर रहे हैं। बाकी सिविल का भी जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ कोई नहीं ऐसे काम नहीं कर रहा था। फ्लड से बहुत नुकसान हुआ यहाँ, और क्या मैं बताऊं। कोई मदद के लिए आया अभी तक? अभी कोई नहीं, बस पुलिस और आर्मी, बस और कोई नहीं। मैंने नहीं देखा, अभी कोई नहीं देखा मैंने, बस पुलिस और आर्मी मदद के लिए आया। एचएफ साहब को कॉल किया था, वो सवेरे बिल्कुल सुबह यहाँ पहुँचे और उसके अलावा कोई भी नहीं। और सेना के जवान थे यहाँ और बाकी हम जो हमारे यहाँ हमसाया लोकल है, बस वही सर, और कोई नहीं। बहुत सारा नुकसान हुआ है, मतलब जानी नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत सारा है। क्लाउड बस्ट क्या होता है, कितना खतरनाक होता है, और जब बादल फटता है तो कैसा मंजर होता है, ये आपने तस्वीरों में देखा, कैसी तबाही मचती है। लेकिन हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस शिद्दत के साथ वहां के लोगों का दुख किया, लोगों का दुख बांटा, उनके साथ मदद के लिए खड़े हुए, ये लोगों से सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये वाकई में देखने लायक है। जब पिछली बार कश्मीर में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी सेना ने जिस जज्बे के साथ कश्मीर के लोगों की मदद की थी, उसने कश्मीरियों का दिल जीत लिया था। एक बार फिर आर्मी उसी रोल में है, क्योंकि क्लाउड बस्ट एक ऐसी आपदा है जिसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके कारण जो तबाही होती है, जो लोगों को तकलीफ होती है, उसे कम किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में हमारी सेना के जवानों ने यही काम किया। वैसे बारिश से महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में बुरा हाल है। रत्नागिरी में तो अब सड़कों पर बोट चल रही है। बोट्स के जरिए घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो 350 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। रायगढ़ के साथ साथ ठाणे, कोंकण रीजन, मुंबई, नवी मुंबई और पालघर में भी तेज बरसात का अलर्ट है। 15 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और मुंबई के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड तक जबरदस्त बारिश हो रही है। पानी ही पानी है। लेकिन दिल्ली में कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यमुना नदी सूखी हुई है और दिल्ली में पानी की कमी को लेकर हंगामा हो रहा है, सियासत हो रही है। इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज पानी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त जंग देखने को मिली, सियासी जंग। और यह बात सही है कि दिल्ली में पानी की कमी है, कई इलाकों में पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सियासत हो रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पानी की कमी के लिए
बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। आज बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जेसीबी मशीन लेकर दिल्ली के जल संसाधन मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर पहुंच गए। सत्येंद्र जैन के घर का वाटर कनेक्शन काटने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन के घर के सामने पाइपलाइन को जेसीबी मशीन से उखाड़ने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो टकराव हुआ। फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हल्का लाठीचार्ज किया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता और नाराज हो गए और हंगामा शुरू हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी एक्टिव है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि दिल्ली में पानी की कमी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और यह साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता यमुना का वाटर लेवल दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने बताया कि नॉर्मली दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल 674 फीट रहता है, लेकिन जुलाई के महीने में बारिश के मौसम में यमुना का वाटर लेवल घटकर 667 फीट पहुंच गया। गोनिका वजीराबाद में यमुना किनारे गई और वाकई में इस इलाके में यमुना का हाल देखकर तो लगता है कि बारिश का नहीं बल्कि सूखे का मौसम है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत इसलिए हो गई है क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर यमुना का जो जलस्तर रहता था उससे करीब 5 से 7 फीट कम अब यमुना का लेवल हो गया है और इसकी वजह दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार को बता रहा है। हम इस वक्त वजीराबाद के उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरी तरफ उस जगह पर मौजूद है जहां पर आमतौर पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूं यहां पर खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है बल्कि यहां पर यमुना बहती है, लेकिन अब यहां पर ये पूरा एक तरीके से कहे मैदान बन चुका है। यमुना का लेवल अब पूरे तरीके से नीचे आ गया है जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का जो प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर पानी में अब कटौती की गई है। जहां पहले 4 घंटे 5 घंटे पानी आता था वहां अब सिर्फ 2-2.5 घंटे पानी आता है और ये जो तस्वीर है ये पिछले 8 से 10 दिन पहले से ऐसी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इल्जाम लगाया कि यमुना का यह हाल हरियाणा सरकार ने किया है और हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना में कम पानी छोड़ रही है जिसकी वजह से दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यमुना नदी सूख गई है। इस यमुना नदी में हरियाणा की ओर से रोजाना जितना पानी छोड़ा जाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का कंटेम्प्ट करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए और दिल्ली वालों का हक अधिकार मारते हुए हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक लिया है। 120 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी जो छोड़ा जाना चाहिए था आज नहीं छोड़ा जा रहा है। 120 MGD पानी रोक लिया है जिसके चलते आज आप देखिए नदी सूख गई है। ये नदी का रिवर बेड है। आज आप यहाँ हॉकी, क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। जो नदी पूरी भरी होनी चाहिए थी, कम से कम 7.5 फुट पानी ऊपर, वो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ ऊपर तक भरा होना चाहिए था पानी, लेकिन ये पूरा पानी आज सूखता नजर आ रहा है। अगर यमुना नदी जो दिल्ली वालों के पानी के सबसे बड़ा एक सोर्स है, अगर वो सूख जाएगी तो दिल्ली में जलापूर्ति कैसे होगी, मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं। अब खट्टर साहब की सरकार ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। वो दिल्ली सरकार के आरोपों को गलत बता रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा आम आदमी पार्टी के लोग गलत बयानी कर रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका पानी का जो हक है वो 719 क्यूसेक का बनता है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके लिए 330 क्यूसेक पानी अतिरिक्त देने का फैसला हुआ, जिसका हरियाणा ने सम्मान किया और 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं। चाहे हमारे हरियाणा के किसानों को पानी मिले या ना मिले, उनका पानी हम नहीं घटने देते। और पिछले महीने उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा। वो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल बोर्ड के अपर यमुना बोर्ड के अधिकारियों से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट को देखते हुए कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बावजूद वो हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो सही है कि दिल्ली में भारी गर्मी पड़ने से पानी की कमी है,
यमुना में कमी है, पानी नहीं है और ये कमी और ज्यादा होती जा रही है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग के दावे गलत साबित हुए हैं। आज भी दिल्ली में बारिश नहीं हुई, मॉनसून दिल्ली नहीं पहुंचा। और यह भी सही है कि हरियाणा के पास भी पानी की कमी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त इन सबसे ऊपर राजनीतिक चुनौती है। केजरीवाल का दावा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली दी, सस्ता पानी दिया और इन्हीं दावों के बल पर वो आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनके दावे दिल्ली में ही गलत साबित हो गए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में पानी की कमी का सारा इल्जाम हरियाणा सरकार पर लगा दिया। होना तो यह चाहिए कि हरियाणा और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आपस में बात करें, मिल बैठकर इसका रास्ता निकालें, सियासत करने के बजाय दिल्ली के लोगों को पानी पहुंचाएं। अब आपको महाराष्ट्र की सियासत का हाल दिखा देता हूं। महाराष्ट्र में सरकार में शामिल पार्टियां लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। आज कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकारी एजेंसियों के जरिए उन पर नजर रख रहे हैं। वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, उनके हर कदम पर स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नजर रखने के लिए कहा गया है। नाना पटोले ने कहा कि उनके कार्यक्रमों की सारी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को रोजाना पहुंचाई जाती है। मला काही सुकानं लावू देतील हे नाही राहू देणार, त्याला माहिती आहे। आता यांच्याजवळ होम मिनिस्ट्री पण आहे, मुख्यमंत्री पद पण आहे त्यांच्या आपल्या विरोधात, म्हणजे सत्तेमध्ये आपल्या सोबतीला आहे, पण ते त्याच्याजवळ आहे। महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस उभी होऊन राहिली हे त्यांना माहिती आहे, कारण की रोज आयपीचा रिपोर्ट, आता मी इथं आहे, याचा रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याला सकाळी 9 वाजता, गृहमंत्र्याला सकाळी 9 वाजता त्याच्या घरी विभागाला नेऊन जावं लागतं की कुठे कुठे काय चाललं, काय मीटिंग चाललं, काय राजकीय परिस्थिती, काय कुठं आंदोलन झालं, याची सगळी माहिती द्यावं लागते। जेव्हा मी दौऱ्यावर निघालो त्यावेळेस रात्री 3 वाजता सभा होती, तर त्यांना माहिती आहे, पेपरला टीव्हीला आला नाही तरी पण त्यांना माहित होतं, कारण त्यांच्याजवळ ती व्यवस्था आहे। त्यांना काय त्यांची खुर्ची कसं त्यांच्या पायाखाली वाहू सकाळला लागली हे त्यांना कळत नाही। ते पुढे पुढे आपल्याला पिंजऱ्यात आणण्याचा प्रयत्न करणार। नाना पटोले ने जो कहा उसके बारे में शरद पवार से जब सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने कहा नाना पटोले छोटे आदमी हैं, छोटे नेता हैं, उनके बयान पर रिएक्ट नहीं करते। जब सोनिया गांधी कुछ कहेंगी तो बोलेंगे। नाना पटोलेंनी आज असा आरोप केलाय की पुण्याचे जे पालकमंत्री अजितदादा हालांकि जब बात बढ़ी तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बात को संभालने की कोशिश की। नवाब मलिक ने कहा कि नाना पटोले को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें लगता है उन्हें कम जानकारी के कारण शायद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश के सभी राज्यों में स्पेशल ब्रांच होता है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज किसी भी पार्टी की हो उस पर नजर रखती है, नेताओं के मूवमेंट पे जानकारी रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। महाराष्ट्र में भी चाहे कांग्रेस का कार्यक्रम हो, कांग्रेस के नेताओं की मूवमेंट हो, शिवसेना की हो, राष्ट्रवादी की हो, बीजेपी की हो, ये सारी चीजों की जानकारी संकलित करने का काम कोई नई तरीके से नहीं, वर्षों से इस तरह से ये विभाग काम करता रहा है। और अगर उनके पास जानकारी नहीं होगी तो उनके पार्टी में बहुत सारे मुख्यमंत्री पद पे काम करने वाले नेता महाराष्ट्र में हैं। अशोक चौहान जी से जानकारी ले सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी से जानकारी ले सकते हैं। ये बात तो सही है कि आमतौर पर राज्य सरकारें अपने विरोधी दलों के नेताओं पर नजर रखती हैं, कई बार उनके फोन टैप करती हैं, उनके मूवमेंट को स्पेशल ब्रांच ट्रैक करती है और सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाती है। इस बात को कोई मानता नहीं है, लेकिन सब करते हैं। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। आजकल मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के ऐसे नेताओं पर नजर रखते हैं जिनसे उन्हें बगावत का डर होता है। आपको याद होगा सचिन पायलट और उनके साथियों ने राजस्थान में ऐसा ही इल्जाम लगाया था। कुछ मुख्यमंत्री अपने को सपोर्ट देने वाले दलों के नेताओं पर भी नजर रखते हैं,
उनके पीछे इंटेलिजेंस लगा देते हैं ताकि सरकार को गिराने की, समर्थन वापस लेने की कोई कोशिश हो तो एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए। यही शिकायत महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने की है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां से भी इसी तरह की खबरें आई थी। इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जहां तक नैतिकता की बात है तो लोकतंत्र में अपने विरोधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस का, सीआईडी का, स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल करना गलत है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का नजारा। अब कोरोना का एक अपडेट आपको दे देता हूं। पिछले 24 घंटे में 37,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए। दिल्ली में सिर्फ 45 नए केस डिटेक्ट हुए। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी कोरोना का ग्राफ गिरा है और ये अच्छी बात है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें सख्ती बरत रही हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ बिना भक्तों के ही रथ पर सवार हुए। आमतौर पर रथ के आसपास जो भीड़ दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दी। पुरी में कर्फ्यू के बीच इस रथ यात्रा का आयोजन हुआ। 3 किलोमीटर तक का यह सफर भीड़ के बिना सूना था। जो लोग ग्राउंड पर मौजूद थे, चाहे वो रथ खींचने वाले हों या फिर पुलिस के कर्मचारी या फिर अफसर, ये सब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आयोजन में शामिल हुए थे। इसी तरह अहमदाबाद में भी भारी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वैसे तो यह रथ यात्रा 12 से ज्यादा घंटों तक चलती है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सिर्फ 4 घंटे में पूरी हो गई। आम लोगों को इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। ये अच्छी बात है कि भक्तों ने संयम दिखाया, सरकारों ने सख्ती की। असर यह हुआ कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा भी पूरी हो गई और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी हुआ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।